हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम बेटे हमने शुरुआत की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, राइट। तो वो सीरीज शुरू की थी, तो उसमें हमने लास्ट 7 ईयर्स में 2016 से 2022 तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू किया था। तो इनमें हमने सबसे पहले आपके पास 2016 टू 22 वाले क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने के लिए पार्ट 1 वाली एक वीडियो अपलोड कर दी थी। अब 2016 से 2018 के सेकेंड पार्ट की सीरीज जो है, अब ये आपके पास नेक्स्ट में है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द पोलन्स एज फॉसिल। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा हमारे पास कंसिडर किया जाता है जो फॉसिल्स की तरह यूज़ हो। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर फॉसिल्स के रूप में बनाना है तो उसमें सबसे पहली बात है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, दैट विल हेल्प टू गेट फॉसिलाइज्ड, राइट। तो ये आप सबको पता है स्पोरोपोलानिन। स्पोरोपोलानिन एक ऐसा हमारे पास मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर है अर्थ के ऊपर, जो ना किसी एंजाइम के द्वारा डिग्रेड किया जाता है, ना ही उसे कोई केमिकल जो है डिटीरियोरेट कर सकता है। क्लियर। तो ये ही हमारा राइट आंसर रहेगा, दैट इज द स्पोरोपोलानिन। क्लियर। पोलन किट जो होती है, बाकी की तीन ऑप्शंस देखते हैं। पोलन किट जो होती है आउटर सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन की एग्जाइम के बाहर जो होती है, दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। क्लियर। और ये कैरोटिनॉइड्स वगैरह की होती हैं, तो ये इजीली बायोडिग्रेडेबल होती है, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा आपका फॉसल प्रोटेक्शन में। सेलुलोज इंटाइन, इंटाइन जो होती है अगेन पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, तो पैक्टोसेलुलोज की जो इंटाइन है वो भी बहुत इजीली एंजाइम से डिग्रेड हो जाती है। क्लियर। देन आ जाता है ऑयल कंटेंट। ऑयल कंटेंट तो भी पहले ही बायोडिग्रेडेबल है, तो स्पोरोपोलानिन ही अल्टीमेटली हमारे पास बचता है, जो एक ऐसा मटेरियल है आपके फॉसिल्स बनाने के लिए पोलन ग्रेन्स में बहुत हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंग्ड पोलन ग्रेन्स। देखिए, ये विंग्ड पोलन ग्रेन्स 2018 में आया था। विंग पोलन ग्रेन्स आपके पास हम अगर ध्यान से देखें तो दैट इज द केस ऑफ पाइनस। पाइनस के अंदर डायरेक्ट आंसर है, इसके अंदर आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा, दैट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड। इसमें जो एक्साइन होती है वो ब्लैडर्स की फॉर्म में बाहर एक्सपैंड हो जाती हैं और बीच में एयर स्पेसेस आ जाती हैं। क्लियर। सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द विंग्स ऑफ द पोलन ग्रेन, तो वो विंग्स बना देती हैं पोलन ग्रेन के। नेक्स्ट आते हैं बेटे, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हम अगर सेवरल ईयर्स तक लिक्विड नाइट्रोजन में सेव करने हैं या स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर क्या चाहिए। अगेन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। -196 डिग्री सेल्सियस। इसमें डायरेक्ट ऑप्शंस में आपको आंसर ढूंढना है। इसमें से रूल आउट करने वाला, डिस्कस करने वाला कोई नहीं है कि आपको ये वाला गलत है या ये वाला गलत है या ये इसकी कोई इंफॉर्मेशन और है, बट इसका सीधा एग्जैक्ट आंसर है, दैट इज एट -196 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। सो द थर्ड आंसर विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आप सबको पता है कि दो डबल फर्टिलाइजेशन मैं एक बार फिर दोबारा से याद करा देता हूँ। क्या होता है कि जब आप यहाँ पे देखें तो एम्ब्रियो सैक के सेंटर में हमने यहाँ पे नीचे की साइड माइक्रोपाइलर पे एक एग बनाया है और दो सिनर्जिड बनाए हैं, और ये सिनर्जिड के फिलीफॉर्म अपरेटस हो गए, और ये दो पोलर न्यूक्लियाई बना दिए हमने, ये एंटीपोडल सेल्स हो गए। तो ये हमारा कैलाजल पोल हो गया, ये हमारे पास माइक्रोपाइलर पोल हो गया। पोलन ग्रेन की एंट्री मोस्ट ऑफ द केसेस में थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड होती है। अब यहाँ पे सबसे आगे जो हो गया वो होता है ट्यूब न्यूक्लियस। मैं इसको ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अब ये एंट्री के बाद की बात देखेंगे, दो पीछे मेल गेमीट जा रहे होते हैं, ये मेल गेमीट हो गए। अब एंट्री होगी जब पोलन ट्यूब की, पोलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर एंटर करती है। सिनर्जिड के अंदर सिनर्जिड के दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं आपके पास। यहाँ पे जब मान लीजिए एंट्री होती है, हम नीचे वाला पोर्शन अब सिर्फ देखते हैं, राइट, इतने वाला हाफ वाला। तो एक मेन एग है, यहाँ पे हमारे पास सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड हो गया। यहाँ से पोलन ट्यूब ने अपना कंटेंट रिलीज कर दिया। फर्ज कीजिए हम पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे अगर
देखिए ये भी कलर नहीं उठ रहे हैं तो हम इसको सीधा ही लिख देते हैं। ये सिनर्जेड का न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा। दिस इज द सिनर्जेड न्यूक्लियस जो डीजनरेट हो रहा है, राइट। ये मान लीजिए ट्यूब न्यूक्लियस है, टीएन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, ओके। और यहाँ पे दो मेल गैमीट सेंटर के, तो मेल गैमीट्स को मैं इस तरह से बना देता हूँ, सो आपको डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहेगा। अब ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं अकेला। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक मेल गैमीट जो है, इस बेटे सबसे बड़े वाले सेल को हम क्या कहते थे, याद होगा लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, जिसमें हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, राइट। तो इसमें ये वाले सेल जो सबसे बड़ा सेल है, दैट इज द सेंट्रल सेल। ये वाला सेल हो गया सेंट्रल सेल हो गया। अब इस सेंट्रल सेल में यहाँ पे एक मेल गैमीट एंटर करेगा और एक मेल गैमीट एग में एंटर करेगा। ये जो एग था ना, इस एग में एक मेल गैमीट एंटर करेगा। तो जो मेल गैमीट है वो आपके पास एक एग के साथ फ्यूज करने वाला है और दूसरा जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करने वाला है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, इसे ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट ऑफ अ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग्स, दो डिफरेंट एग्स के साथ गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ तक चलो ठीक है, मान लेते हैं कि दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ इन्होंने जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, अभी इसको अगर हम पोलर न्यूक्लियाई ही रहने दें तो काम चल सकता है। बट दूसरी चीज कहाँ गई भाई, एग के साथ भी तो फर्टिलाइजेशन है। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट विद वन एग, क्लियर, ये भी गलत हो गया। देन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, बिल्कुल सही हो गया ये वाला ऑप्शन, क्योंकि अभी मैं फिर से थोड़ा सा क्लैरिटी करते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि दो फर्टिलाइजेशन हुई हैं जिसमें एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज किया है। मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज किया है, एग के साथ, जिससे जाइगोट बनेगा, राइट। इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, या आपकी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, राइट। और दूसरा जो होता है दैट इज द सेंट्रल सेल में जो मेल गैमीट गया वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना था। सो ये तो सिनगैमी होगी। दूसरी ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमीट के साथ फ्यूज किए हैं। सो दो पोलर न्यूक्लियाई है, टू पोलर न्यूक्लियाई, जिन्होंने मिलके क्या बनाया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है। इस ट्रिपल फ्यूजन को हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ये वाले टर्म हमारी जो हो गई, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर बन गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द two fertilization, vegetative and generative, that is taking place in the angiosperms, right, and the embryo sac. Okay, next, which one of the following plant show very close relationship with the species of moth? moth means युक्का का एग्जाम्पल रहेगा, ये भी सीधा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इसमें दोनों के लाइफ साइकिल तभी कंप्लीट हो पाती है जब जो मॉथ होता है वो युक्का प्लांट के अंदर एग ले करता है, क्लियर। तो युक्का जो हो गया दैट इज इन symbiotic association with the moth, clear। so second example इसमें बेस्ट रहेगा, मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं डायोशियस कंडीशन। डायोशियस कंडीशन ये उस लास्ट टाइम भी आया हुआ है, ये आई थिंक सो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। डायोशियस का मतलब मैं फिर दोबारा से एक बारी आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने दो प्लांट्स लिए हैं, ए प्लांट और बी प्लांट। ए प्लांट के ऊपर डायोशियस है ना, तो डायोशियस के अंदर क्या होगा, एक को हमें मेल प्लांट कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें
क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स लगेंगे, दूसरे को हमें फीमेल प्लांट कंसिडर करना पड़ेगा, राइट, जिसमें मैंने दिखाया है कि सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे डायोसिस कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है कि जब पोलन ग्रेन एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके गिर जाए, तो दैट इज जीनोगैमी, इसे हम जीनोगैमी कहते हैं। अब बाकी आप देखते हैं ऑप्शंस में क्या कहना चाहते हैं कि ऑटोगैमी हो सकती है, प्रिवेंट देखना है कि क्या क्या प्रिवेंट हो सकती है। भैया ऑटोगैमी नहीं हो सकती, ऑटोगैमी मीन्स उसी फ्लावर के ऊपर नहीं गिर सकता क्योंकि गिरने का कोई फायदा नहीं है, फीमेल है नहीं वहां पे, ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। एंड गिटोनोगैमी का मतलब क्या हो गया कि उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे भी गिर जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पे अगर मेल प्लांट्स है में तो सिर्फ मेल फ्लावर्स मिलेंगे और अगर फीमेल प्लांट है तो सिर्फ फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे। सो कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी, प्रिवेंट हो जाएगी ये तो ठीक है, बट गिटोनोगैमी नॉट, ये गिटोनोगैमी भी प्रिवेंट होगी। तो देखते हैं ऑप्शन ढूंढते हैं सीधा, बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, राइट, प्रिवेंट करनी है ना, मींस यानी जो हो नहीं सकती, तो ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों ही नहीं हो सकती, तो ये वाला ऑप्शन आपका थर्ड वाला जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? Next, flowers which have single ovule in the ovary are packed into inflorescence are usually, मैंने लास्ट भी डिस्कस किया था, जितने भी विंड पॉलिनेशन से फ्लावर पॉलिनेट होते हैं उनमें चांस फैक्टर होता है, तो उस चांस फैक्टर के लिए प्लांट क्या करता है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हो सकता है कि पॉलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे रिसीव हो पाए या नहीं हो पाए। अगर हो गया तो ठीक है, एक ओव्यूल बीच में रख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एक सीड बन जाएगा। बट अगर चांस की बात है पॉलिनेशन नहीं हो पाई, पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाया स्टिग्मा के ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस प्लांट को, फ्लावर को जितना भी कंटेंट है धीरे धीरे फिर डीजनरेट करना पड़ेगा, उसमें फिर एनर्जी का लॉस होगा। तो उस समय हमारे पास प्रेफरेबली ये किया जाता है, प्लान क्या करता है कि एटलीस्ट हर फ्लावर में वो एक ओव्यूल तो रख दे, बट वो मैनी ओव्यूल्स नहीं रखेगा। तो एक एक ओव्यूल यानी कि अगर होगी पॉलिनेशन तो बढ़िया है, नहीं हुई पॉलिनेशन तो क्या करेगा, फिर वो एक और फ्लावर बना देगा जिसमें एक और ओव्यूल रख देगा कि सीड सेट एटलीस्ट हो जाए। तो विंड पॉलिनेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, राइट। ये लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, तो थोड़ा सा थॉरली आप गो थ्रू कर लीजिएगा, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं, इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। देन नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। देखिए फंक्शनल मेगास्पोर, ये हमारे पास न्यूसेलस का कोई भी एक सेल क्या बना देता था, बिहेव करना शुरू हो जाता था मेगास्पोर मदर सेल की तरह। इसमें होती थी मियोसिस, मियोसिस होने के बाद ध्यान कीजिए ये 4 मेगास्पोर्स बनते थे, राइट, लीनियरली अरेंज रहते थे ये चारों मेगास्पोर। ये मैंने इस तरह से अरेंज कर दिए, तो ये मान लेते हैं ऊपर वाला कैलासल पोल रहता है और नीचे वाला माइक्रोपाइलर। 3 जो माइक्रोपाइल की तरफ वाले हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, डीजनरेट हो जाएंगे, गोइंग टू डीजनरेट, जनरेटिंग मेगास्पोर्स, और ऊपर वाले जो होंगे वो एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाएगा। अब वो कहानी पूछ रहे हैं कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है इन एंजियोस्पर्म, हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी 18। इसकी क्या सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी 800 के, हमारी फैमिली, हमारी बायोलॉजी 18 फैमिली 800 के प्लस स्ट्रॉन्ग हो गई है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमेशा मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए, इस चैनल को खूब सारा प्यार देने के लिए और खूब सारा सपोर्ट करने के लिए। बच्चों सीयूईटी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं, आप लोग 12 मार्च 2023 तक इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। सीयूईटी के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। ये एग्जाम है क्या, इस एग्जाम को
लेकर किस चीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सब चीजें बताते हुए ऑलरेडी एक डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस पिन कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को CUET 2023 डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में लाइव बैठते हुए मैं आप लोगों के सामने CUET 2023 का फॉर्म फिल करने वाली हूँ, ताकि जब आप लोग ये फॉर्म फिल करने बैठे किसी भी ऑप्शन को लेकर आप कंफ्यूज ना हो और कोई भी ऑप्शन की वजह से रुक कर आप लोगों का फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिससे पहले हम फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू करें बच्चे, 3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, आप लोग एक कॉपी में लिस्ट बना दे कि आप लोग कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। BSc करनी है, BSc लाइफ साइंस करना है, सिंपल BSc करना है, BSc ऑनर्स जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री करनी है, BA करना है, BCom करना है, जो जो कोर्सेज करने में आप इंटरेस्टेड हैं कि इनमें से कोई भी कोर्स मिल जाए मेरे लिए अच्छा रहेगा, उसकी एक लिस्ट बना दे। दूसरी, आप किन किन यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि HMD गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करना है, BHU से करना है, GNU से करना है, जिन जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप इंटरेस्टेड हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज की आप एक लिस्ट बना दें। सबसे पहली चीज, बिफोर ओपनिंग दिस CUET 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, मेक श्योर यू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द कोर्सेज एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज यू आर इंटरेस्टेड इन। दूसरी चीज, आप लोगों के पास अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी होनी चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर रेडी होना चाहिए। अगर आप लोग SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। बच्चों, अगर आप लोग EWS या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्रैल 2022 या फिर उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्रैल 2022 से पहले का बना हुआ है तो आप लोग फॉर्म फिल करते हुए एक अंडरटेकिंग का फॉर्म अपलोड कर सकते हैं कि अभी मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब काउंसलिंग होगी CUET की तब मैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दूंगा। सारी कैटेगरीज का अंडरटेकिंग फॉर्म आपको CUET की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पेज नंबर 40 से लेकर पेज नंबर 44 के बीच में मिल जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पेज का प्रिंट आउट निकालिए, उस पेज को फिल करिए, अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करिए, उसकी फोटो क्लिक करिए, जिस रेंज में उस फोटो को अपलोड करने के लिए कहा हुआ है उस अंडरटेकिंग के फॉर्म की फोटो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। SC और ST कैटेगरी के लिए नहीं मेंशन किया हुआ है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए या फिर नहीं, तो आप लोग अपना पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो 4-5 साल पुराना भी ना हो। एक वैलिडिटी होती है हर कैटेगरी सर्टिफिकेट की, आप देख लें कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, ठीक है। चलिए, ये 2 चीजें हो गई। पहला, लिस्ट ऑफ ऑल द कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज। दूसरा, आप लोगों की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप लोग PWBD कैटेगरी से हैं तो उस चीज का भी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। तीसरी और लास्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आप लोग CUET के पेपर में मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कहीं पर भी किसी भी YouTube वीडियो में जाकर मत ढूंढिए। जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे बच्चों, जब आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करोगे, ये दोनों चीजें सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने खुद स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि इस कोर्स को इस यूनिवर्सिटी से करने के लिए आप लोगों को CUET का पेपर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में देना होगा। तो शुरुआत करते हैं CUET 2023 एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सबसे पहले CUET की ऑफिशियल वेबसाइट CUET.summit.ac.in पर आप आएंगे। आपके सामने होम पेज ओपन होगा। अगर लेफ्ट साइड दिया हुआ लिंक आप ओपन करते हैं बच्चों, तो NTA द्वारा रिलीज हुआ हुआ पब्लिक नोटिस आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग की डेट मेंशन करी हुई है। 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2023 तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 21 मई से लेकर 31 मई तक आप लोगों का पेपर होने वाला है। पेपर पैटर्न के बारे में बताया हुआ है कि 3 सेक्शंस में पेपर होगा, हर एक सेक्शन का पेपर डिफरेंट डे में होगा। पेपर पैटर्न रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आप लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेजेस चूज करने का मौका मिलेगा, ये सारी बेसिक डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है। जब आप लोग ये पब्लिक नोटिस रीड कर ले, उसके बाद आप लोग इस लिंक को बंद कर सकते हैं और वापस से CUET के होम पेज पर आप लोग आ जाएंगे। रजिस्टर पर टैप करिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक नहीं पढ़ी है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करिए और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई सारी डिटेल्स को ध्यान से पढ़िएगा। क्या फीस होने वाली है CUET के फॉर्म फिल करने की, ये भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर CUET का पेपर आप लोग 3 सब्जेक्ट्स के लिए देते हैं तो रिस्पेक्टिव कास्ट के लिए ये फीस होने वाली है। 7 सब्जेक्ट्स 10 सब्जेक्ट्स आप लोगों को बताया हुआ है मैंने पिछले वीडियोस में भी कि CUET का पेपर आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं बच्चों। एक बार डिटेल्स रीड कर ली, उसके बाद आप प्रोसीड करिए। बारी आती है सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करने की। याद रखिएगा, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में जो आपकी डिटेल्स है वही डिटेल्स आपको फिल करनी है। काफी बच्चे कहते हैं कि मेरी 10th की मार्कशीट में जो मेरा नाम या मेरे पापा का नाम है वो मेरी क्लास 12th की मार्कशीट से डिफरेंट है। 10th की डिटेल्स फिल करो, जो तुम्हारी क्लास 10 मार्कशीट में डिटेल्स है वो आप फिल करिएगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता रही
रही हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हुए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरी वीडियो पॉज करते हुए पहले अपनी बेसिक डिटेल्स आप लोग फिल कर दें। गार्जियन का नाम फिल करना कंपलसरी नहीं है, आप मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल्स फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही फिल करना जो कि एक्टिव है, एक ऐसा मोबाइल नंबर जहां पर मैसेजेस आते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग अलाउड है। मेल आईडी वही यूज करना जिसका पासवर्ड आपको याद है। अच्छा, जब आपको सीयूईटी का पासवर्ड पूछे तो आप लोग मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, जहां पर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको मांगेगा, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन ये ब्लू कलर का है बच्चे, 3368 जो मेरा है, ये मेरा सिक्योरिटी पिन है, मैंने एंटर किया। नाउ आई विल सबमिट दिस फॉर्म। पर्सनल डिटेल्स चेक करिए, अगर आप लोगों को लगता है सही है तो आप लोग सबमिट करिए। अगर लगता है एडिट करने की जरूरत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखा हुआ है, वापस से एडिट कर सकते हैं। मैंने सबमिट कर दिया है, मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया होगा, मैंने फिल कर लिया है, वापस से सबमिट कर दिया। मेरा रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप कम चुका है। अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म और भरूंगी और लास्ट में मुझे फी पे करनी होगी। तो चलिए मैं टैप करती हूँ कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर। अब जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आप लोगों के सामने सीयूईटी फॉर्म फिलिंग का सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कुछ डिटेल्स जो मैंने ऑलरेडी फिल करी हुई है वो शो हो रही है, लेकिन कुछ डिटेल्स अब मुझे फिल करनी बाकी है। नेशनलिटी में मैंने इंडियन सेलेक्ट किया, मैंने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करी। बच्चे मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मैंने जनरल सेलेक्ट किया। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं आप लोग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए। मदर्स क्वालिफिकेशन, फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी बेसिक डिटेल्स आप लोग फिल करेंगे। मेक श्योर ये डिटेल्स वही हैं जो कि आपकी क्लास 10 की मार्कशीट में दी हुई। जैसे कि मैंने बताया गार्जियंस नेम फिल करना जरूरी नहीं है। अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग टिक कर सकते हैं कि सेम एज परमानेंट। इसके बाद आप लोग इस पेज को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप लोगों के सामने एक और पेज ओपन होगा जहां पर आप लोगों को रिव्यू करने के लिए पूछा जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने फिल करी है चेक कर लीजिए सही है या फिर नहीं है। अभी मेरा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, बाकी सारे स्टेप्स भी बाकी हैं। कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। मैं नेक्स्ट सेक्शन पर आ गई हूँ जहाँ पर मुझे क्लास 10th और 12th की डिटेल्स फिल करनी है। तो मैंने लिखा है मैं 10th पास आउट हूँ, मैंने 2011 में 10th पास कर ली थी। उसके बाद मैंने अपनी क्लास 10th कहाँ से करी, किस बोर्ड से करी, क्या मेरे परसेंटेज CGPA थे, मैंने सब कुछ एंटर कर लिया। क्लास 12 की डिटेल्स की बारी आती है। अगर आप लोग क्लास 12 अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर अपीयरिंग सेलेक्ट करिएगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम पिछले साल में पास कर रखा है, आप ड्रॉपर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग रिजल्ट स्टेटस में पास सेलेक्ट करिएगा। किस साल में 12th पास किया, कौन से बोर्ड से किया, कौन से स्कूल से किया, स्कूल का पिन क्या था, ये सारी डिटेल्स आप लोग फिल करेंगे। आपका क्लास 10 का रोल नंबर क्या था, क्लास 12 का रोल नंबर क्या था, आपने सब कुछ फिल कर लिया। मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रही हूँ ताकि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस वाली वीडियो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना ले। आप इस वीडियो को देखते हुए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जिस दौरान आपको लगे कि आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं, आप इस वीडियो को पॉज करिए, अपनी डिटेल्स एंटर करिए और फिर वीडियो को प्ले करिए। मैंने सेव कर दिया है बच्चों। अब मेरी 10th और 12th की डिटेल्स मुझे रिव्यू करने के लिए पूछ रहा है कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मैं चेंजेस कर सकती हूँ। अपडेट पर टैप करके चेंजेस नहीं करने हैं तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, मैं प्रोसीड कर लेती हूँ। इसके बाद अब मुझे पूछ रहा है कि मुझे CUET का एग्जाम किस सिटी में देना है। ये CUET का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, लेकिन आप घर से अपने कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं दे। ये बताइए फिर क्या होना चाहिए। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर वहां पर कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाएगा जहां पर आप एग्जाम देंगे। मैंने अपनी स्टेट सेलेक्ट करी, अपनी सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट करी। ये वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। चलिए अब फिल करते हैं कि मैं किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स को ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए ताकि यहाँ पर आप समय न गवाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स किया जाए। मैं सबसे पहले सेलेक्ट करती हूँ बच्चे की मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BSc ऑनर्स जूलॉजी करना है। तो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, कोर्स सेलेक्ट किया, ऐड कर लिया। मेरी स्क्रीन में क्लियरली शो हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BSc ऑनर्स जूलॉजी करने के लिए मुझे CUET के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और किसी एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा। यानी कि मैं 2 सेक्शन का पेपर दे रही हूँ। एक होगा सेक्शन 1 लैंग्वेज और दूसरे दिन मेरे डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मुझे पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने ये ऐड कर लिया है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो इस लिंक पे टैप करिए। आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज के क्या CUET में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ मेंशन किया होगा। उसी तरीके से जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की सोचे
उसके सामने आपके पास लिंक आ जाएगा जिसको ओपन करके आप उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। मुझे कुछ और कोर्सेज में अप्लाई करना है तो मैं अपडेट प्रोग्राम फॉर्म पर जाऊंगी बच्चों। इसके बाद मैं वापस से कह रही हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही एक और कोर्स करना है, तो मैं सेलेक्ट करूंगी यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब मुझे कोर्स सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो मैं कह रही हूँ मुझे बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस करनी है। मैंने जैसे ही ऐड किया मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी करने के लिए मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए। फिर मुझे कोई और यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट करनी है, वापस अपडेट प्रोग्राम फॉर्म किया। अब मैंने सेलेक्ट किया है कि मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी करनी है, तो मैंने इस कोर्स को ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ पर बीएचयू से बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मांग रहा है, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं मांग रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा लैंग्वेज सब्जेक्ट भी मांग रहा है, तो इसलिए मुझे लैंग्वेज का पेपर तो देना ही पड़ेगा। वापस से अपडेट करती हूँ और एक और यूनिवर्सिटी चूज करके आपको बताती हूँ। मेरी स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एचएनडी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, वो मैंने सेलेक्ट करी और यहाँ से मैं सोच रही हूँ कि मैं बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस करूंगी। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को ऐड किया, एचएनडी यूनिवर्सिटी से लाइफ साइंसेस करने के लिए मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए। लेकिन मुझे सीयूटी में इंग्लिश देना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑप्शन में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी फिल किया है और वो इंग्लिश मांग रहा है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को दिख गया होगा जितने भी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे हैं उनमें, जैसे मैंने जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया उनके लिए एलिजिबल होने के लिए मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर देना होगा और इंग्लिश का पेपर एक दो यूनिवर्सिटीज मांग रही है तो मुझे इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा। तो आप लोग सारी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज फिल करने के बाद देखिए कि कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी का पेपर मांग रहा है और कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक ही दुखी यूनिवर्सिटी में ही चलेगा। जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट कर दिया है, अब अपने सब्जेक्ट्स फिल करने लग जाइए। आप लोगों को पता चल गया है ना कि सीयूटी का पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में देना है। मैंने लिख दिया कि मुझे इंग्लिश देनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का क्राइटेरिया है। फिर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देना पड़ेगा। बीएचयू, एचएनबी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तीनों यूनिवर्सिटीज ने इस सब्जेक्ट की डिमांड करी है, तो मैंने फिल कर दिया। किस लैंग्वेज में मैं पेपर देना चाह रही हूँ वो भी मैंने फिल कर दिया। यानी कि मैं सीयूटी का पेपर 4 सब्जेक्ट्स में दे रही हूँ बच्चों, लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं नहीं दे रही हूँ तो मैं नॉट एप्लीकेबल मार्क कर दूंगी। अब मैं इस पेज को सेव कर रही हूँ। मेरे पास एक और पेज ओपन हो गया जहाँ पर मुझे रिव्यू करने के लिए मांग रहा है जो भी मैंने डिटेल्स फिल करी हैं। अगर मुझे लग रहा है मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं चेंजेस कर सकती हूँ। अगर मुझे लग रहा है मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं तो मैं चेंजेस नहीं करूंगी। आप सीयूईटी का पेपर मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स चूज करते हुए दे सकते हैं। मुझे जिन जिन यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का ही पेपर देना है। एक लैंग्वेज का पेपर देना है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरा डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। मैंने पहले ही बता दिया है आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, सिग्नेचर चाहिए होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी या ओबीसी, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए मांगेगा। मेक श्योर जो साइज इन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ है उसी साइज की रेंज में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हो। मैंने सबमिट कर दिया, मुझे वापस रिव्यू करने के लिए मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने जो भी सबमिट किया है सारी डिटेल्स करेक्ट है, मैंने वेरीफाई कर दी है। इसके बाद जब ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, मुझे कुछ अपडेट नहीं करना है। आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। आपकी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आ गया होगा, उस कोड को यहाँ पर एंटर कर दीजिए, सिक्योरिटी पिन एंटर करिए। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, फी पे करना है। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर जाती हूँ, एक बार अपनी सारी डिटेल्स वापस से चेक कर लेती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कुछ भी मैनी स्पीशीज के नहीं करती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ कर दी की जरूरत है। मैं अपडेट ऑप्शन पर जाकर अपनी कोई भी डिटेल चेंज कर सकती हूँ बच्चों। मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। आई प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑप्शन। मैंने अपनी सारी यूनिवर्सिटी, सारे कोर्सेज सब कुछ चेक कर लिए हैं। जिसकी अब मैं आती हूँ आपके पेमेंट पेज पे। आपको सारे पेजेस दिखा रहा होगा कि ये डिटेल्स चेक कर लो, ये डिटेल्स चेक कर लो। मैंने बोल दिया भाई कि मेरी सारी डिटेल्स करेक्ट हैं, मैंने वेरीफाई कर ली है। आई एम रेडी फॉर फी पेमेंट। ठीक है, कैरेट ग्रास भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। क्योंकि मैंने 4 सब्जेक्ट्स चूज करे थे, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो 1500 रुपए मेरी फी हो गई है। मैं पेटीएम द्वारा फी पे करना चाहती हूँ तो मेरे सामने ऑप्शन आ गया है, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बोलेगा। मैंने जैसे स्कैन किया मेरी फी पे हो चुकी है। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज बोलेगा, प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। ये प्रूफ है कि आप लोगों का सीयूटी का फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है। इसके बाद आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं और अब आप लोगों का ये फॉर्म फिल हो चुका है। कंफर्मेशन पेज आपके पास सेव रखिएगा। मेक श्योर हर तीसरे चौथे दिन तो आप सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हुए अपडेट्स चेक कर रहे हैं। अपनी ईमेल आईडी भी ओपन करते हुए बार-बार मेल चेक कर रहे हैं कि कहीं आपको सीयूटी की तरफ से, एनटीए की तरफ से कोई मेल तो नहीं आया। तो अगर आप लोगों को लगा कि इस वीडियो में बताए गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस
आप लोगों के टापेटम फॉर्म जो फिल होती करने है में मदद वो कर रहे हैं, तो डिहाइसेंस प्लीज हिट द ऑफ लाइक बटन एंथोनी एंड काफी सब्सक्राइब टू माय मेन चैनल रोल फॉर होती द है, दैट अपकमिंग इज गोइंग टू वीडियोस। प्रोवाइड थैंक यू द सो मच फॉर वॉचिंग न्यूट्रिशन दिस वीडियो। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व रहती है। अब इन चारों स्टेटमेंट्स में से जो सबसे मोस्ट इनकरेक्ट इस समय है वो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ही बनता है। ये अगर स्पीशीज मान लीजिए टेक्निकली देखें तो है कि पोलन ग्रेन्स की स्पीशीज जो होती है एलर्जीज कॉज करती हैं। थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर जरूर है, बट ये वाला तो स्टेटमेंट ही पूरी गलत है क्योंकि इसका रोल ही यहाँ पे गलत हो गया। सो फोर्थ ऑप्शन पे हम यहाँ पे टिक करेंगे क्योंकि हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। तो अभी सबसे बेस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए कोकोनट वाटर। ये कोकोनट वाटर लिक्विड एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिस्कस किया था ना कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो लिक्विड एंडोस्पर्म हम करते हैं अवेलेबल कोकोनट के अंदर ड्रिंक करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छे क्वेश्चन है कि इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चारों ऑप्शंस पता होना चाहिए। Insects that consume pollen and nectar without bringing about pollination are called the pollen nectar robbers। हाँ ठीक है, देखिए क्या होते हैं पोलन रॉबर्स, कौन से होते हैं कि भाई पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर ने पोलन ग्रेन्स है या नेक्टर बनाए हैं कि आओ ये खाओ और मेरे फ्लावर की पॉलिनेशन कर जाओ। बट क्या किया कि बॉम्बे स्मॉरी आती हैं, उसमें नीचे से फ्लावर के अंदर होल करके नेक्टर पीती हैं और चले जाती हैं। तो पोलन ग्रेन से टच ही नहीं होती, पॉलिनेशन इन्वॉल्व ही नहीं करती। इस तरह के कुछ इंसेक्ट्स को हम जो एक्टिविटी करते हैं कहा जाता है उनको पोलन रॉबर्स। चोरी करके ले गए, वो काम तो किया नहीं। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। पोलन जर्मिनेशन and pollen tube की growth regulated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। पिस्टिल के ऊपर बिल्कुल सही है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा तो उसके बाद पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन सारा का सारा लगभग केमिकल बेस्ड प्रोटीन से होता है। सो दैट इज द केमिकल रेगुलेटेड, बिल्कुल ठीक है। द नेक्स्ट है some reptiles have also been reported as a pollinator in some plant species। कुछ एक जो होते हैं पॉलिनेटर्स जो होते हैं प्लांट स्पीशीज में रेप्टाइल्स होते हैं। बिल्कुल लिजर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लिजर्ड जो होती हैं कुछ ये रेप्टाइल की के रेप्टिलिया ग्रुप में आती हैं और ये हमने फाइंड आउट किया है कि ये भी पोलिनेशन में इन्वॉल्व रहती हैं। Pollen grains of many species can germinate on stigma of the flower, but only one pollen tube of same species grow into the style। अब ये भी ट्रू है substances। तो अब इनमें से false, तो ये भी ट्रू है। Some reptiles have also been reported as a pollinator in some say pollen germination and pollen tube growth can be are regulated by chemical component of the pollen interacting with those of the pistil। देखिए ये अगर हम कहें पोलन जर्मिनेशन जो है दैट कैन बी कंसिडर्ड, अगर यहाँ पे करें तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पोलन जर्मिनेशन दैट इज अ प्रोटीन इंटरेक्शन नॉट अ केमिकल इंटरेक्शन। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, इसको हम यहाँ पे इसलिए स्टेटमेंट को फॉल्स कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो सेकंड ऑप्शन आपका कंसिडर कीजिए क्योंकि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होती है वो स्टार्टिंग में प्रोटीन इंटरेक्शन होती है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, और बाद में जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो केमिकल रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल, प्रोटीन भी केमिकल है, बट अगर स्पेसिफिकली देखें तो पोलन जर्मिनेशन को प्रोटीन की कैटेगरी में डालना पड़ेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो सेकेंड विल बी द इनकरेक्ट। नेक्स्ट, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस। अब सीड फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के दैट इज कॉल्ड दी apomixis। apomixis डायरेक्ट है, apo means absent, mixes means fusion of gametes। so without fusion of gametes, without fertilization किस तरह से सीड्स बनते हैं वो टर्म को हम क्या कहा जाता है, apomixis। ये आप चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ये अभी किया है। एग हैज अ फिलिफॉर्म apparatus, नहीं। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, नहीं। रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर, अभी डिस्कस किया था ना, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? स्मॉल सेंट्रल सेल नहीं होता, दैट इज द लार्ज सेंट्रल सेल। द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट, तो बताइए, ये अभी फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। दैट इज रिप्रेजेंटिंग द, वेरी गुड, मेगास्पोरेंजियम डिस्कस किया था ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलरिन, एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलरिन की मंडी बनती है। दैट इज ट्रू, राइट। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज, देखिए वही है, इन्होंने कहा है मैनी को अगर हम हटा दें तो दैट इज कॉजिंग दी सीवियर एलर्जीज। स्टोर्ड पोलन इन द लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, यस, बट टैपेटम जो है वो नहीं यूज हो, टैपेटम नहीं इन्वॉल्व होती डिहाइसेंस ऑफ एंथर में, एंडोथीशियम इन्वॉल्व होती है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो right option is there. Well, next देखिए, proximal end of the filament of the stamen, ये हम स्टेमन बनाए, स्टेमन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ऊपर जो हो गया ये एंथर हो गया, और ये हमने यहाँ पे फिलामेंट दिखाया। तो फिलामेंट के टू एंड्स हो गए। देखिए ये ओरिजिन के पास होता है ना, ये ओरिजिन है थैलेमस के पास है, तो ओरिजिन थैलेमस में यहाँ पे जो भी ओरिजिन के पास चीज अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। और जो आपका ओरिजिन से दूर हो, पी पास, पास याद रखना है कि ये जो है पास होगा, प्रॉक्सिमल एंड होगा, और जो दूर एंड होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल एंड कहते हैं, राइट। तो एंथर जो है वो क्या है, डिस्टल एंड पे लोकेटेड है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, फिर वो देखते हैं प्रॉक्सिमल एंड। हाँ जी, प्रॉक्सिमल एंड किसके साथ अटैच है, भैया थैलेमस के साथ अटैच होता है। सो थैलेमस पहले ही बना रहे हैं हम, दिस इज द थैलेमस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो थैलेमस से अटैच होता है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि ये पेटल के साथ भी अटैच होता है, राइट। तो दिस कंडीशन जिसमें ये पेटल के साथ अटैच होता है तो उसे एपिपेटलस कहते हैं। सो थर्ड ऑप्शन जो होगी वो हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी, दैट ईदर टू द थैलेमस or to the petal. The coconut water, tender coconut, that is a free nuclear endosperm, right? Then which one of the following statement is not correct, ये I think so repeated ही हो गया है। Next, seed formation without fertilization, that is apomixis, right? So with this I think so we have discussed all the top questions in the previous year questions from 2016 to 2018 in today's class, आज की क्लास में। और इससे पहले एक जो हमारी सीरीज में था पार्ट 1 में हमने 2019 से 2022 तक सारे क्वेश्चन, तो लास्ट 7 ईयर वाले क्वेश्चन सारे डिस्कस हो गए। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इस बारी 23 के नीट के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।